आज जो हमारी टॉपिक है वो है संसद, यानी कि इसके अंदर हमने देखा था पहले लोकसभा को, अब हम देखेंगे राज्यसभा को। ध्यान रखिएगा कि संसद का जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? 250 इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित है। अनुच्छेद 80 के अनुसार कहा जाता है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में आप देखेंगे कि 12 मनोनीत सदस्य और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 245। यानी 245 सीट बंद किससे रहा है? 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्यों के माध्यम से। जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किस किस क्षेत्र से करते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, कला, समाज सेवा। ठीक है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार अकल एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना है, इसका विघटन नहीं होता है। कैसा है ये नेचर में? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी इस प्रकार देखोगे कि सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है? 6 साल का। लोकसभा में 5 साल, तो यहाँ पे 6 साल है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? तो 30 वर्ष न्यूनतम आपकी आयु होगी तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा, उनको जो वेतन भत्ता जो मिलता है वो राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता। ये इसके उपराष्ट्रपति के कार्य करते हैं उसे सुबह में वेतन भत्ता मिलता है। इस अवधि में राष्ट्रपति से मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है, न कि उपसभापति का। यानी देखो, देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। यानी इस अवधि में उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है। ठीक। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को देगा। दूसरा, उपसभापति को राज्यसभा बहुमत के पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो, वैकेंट हो, खाली हो, तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, पीठासीन नहीं होंगे। यानी राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। वर्ष 2003 में देखेंगे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। 312 के तहत भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, दिल्ली, पुडुचेरी
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों में से कौन सा? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों क्या सीटों का, ठीक है, आवंटन का प्रावधान लिखित है। आपको यह भी याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ध्यान रखिएगा, किसके तहत? आर्टिकल 249 के तहत कम से कम 2/3, कितने? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करना पड़ेगा कि राज्य सूची, क्योंकि आपको ये देखा था हमने कंकरेंट इन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट देखा था। तो कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्र हित में यदि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो संसद उस पर विषय पर विधि कानून बना सकती है। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 क्या कहता है? कहता है कि आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विधि विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, किसके में? आपातकाल की स्थिति में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक को प्रभावी नहीं रहता। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करे, यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 253 कहता है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि या समझौता लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 250। ये हमने ऑलरेडी देखा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं, कितने सदस्य हैं और कितने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है? आपको पता ही, अभी हमने डिस्कस भी किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? हमने देखा था जनसंख्या के अनुपात के आधार पे। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आईएएस प्री का 2012 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन का जो झगड़ा होगा, मान लो निर्वाचन को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी पैदा होता है या कोई समस्या होती है, किसी को कंप्लेन होता है, उसका निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। बताओ तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो हमने देखा था कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों थे। दूसरा, निर्वाचन का जो झगड़ा होता है न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कहां से चुने जाते हैं? राज्य के विधान सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, ये आपको बताना है। दूसरा पहला स्टेटमेंट में यह भंग नहीं की जा सकती, ये तो बात सही है, भंग नहीं की जा सकती। कार्यकाल 5 साल, 5 साल नहीं होता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या गलत है? अब बताओ दूसरा यदि गलत हो गया
बी, ए और डी गलत है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, 1 और 3 सही है। 25 साल नहीं था, 30 साल उम्र था। क्वेश्चन नंबर 7, कथन है, असर्शन दिया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, और दूसरा रीजन उसका क्या दे रहा है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखो, दोनों बात, पहला तो शायद सही है कि विघटन नहीं होता। क्यों नहीं विघटन होता? कि उसका हर प्रत्येक उसका जो सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो बाकी जो चुन लिए जाते हैं। इसलिए ए इज द राइट आंसर। ये क्या है आपका? राइट है, ए इज द राइट आंसर, ए राइट। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 साल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है है ना? क्या है भाई? अच्छा, पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया। क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उसके कुछ क्या है, विघटित उसको नहीं किया जाता है, इसलिए सही आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। देखो, यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि सर कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में प्रकाश ग्रहण, ये कारण नहीं है। ठीक है, कि 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, तो इसलिए अस्थायी सदन है, नहीं, अस्थायी से इसलिए विघटित नहीं किया, तो डिजोल्व नहीं किया जा सकता। ये बात। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में क्या है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देना। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बाद समाप्त नहीं होता, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अब बताओ कैसे प्राप्त होगा? बेसिक बात, विघटन होगा, नहीं तो प्राप्त किसको होगा? यानी डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? कौन सा एक सही है? तो सही तो पहला ही निकल गया, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा कैसे भंग होती है? कैसे होगी भंग? भंग होती ही नहीं है, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, 12 सदस्य। लेकिन ये बात याद रखना कि आर्टिकल 80, आर्टिकल क्लाउज 1 सब क्लाउज का और अनुच्छेद 80 क्लाउज 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों के मनोनीत किए जाएंगे, जो किस किस क्षेत्र से होंगे? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक है, या कोई सेवा, समाज सेवा का वैसा क्षेत्र जिसमें कोई पर्टिकुलरली व्यवहारिक ज्ञान अनुभव, उनके पास वह विशेष ज्ञान हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। क्या मनोनीत कर सकता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं। 10 सदस्य नहीं, 2 सदस्य नहीं, 15 सदस्य नहीं, 12 सदस्य, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु डिलिजिबिलिटी है, उसके संदर्भ में कौन सी कथन असही होता है? उम्र कम से कम कितने साल होनी चाहिए? 30 साल, ये तो बात सही है राज्यसभा के लिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत। देखो, ये बात आपको देखा बताए थे हम, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संशोधन किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 अप्रैल 2023 से पहले यह आवश्यक था उस राज्य के मतदाता सूची में नाम हो, लेकिन 2003 के संशोधन के अधिनियम द्वारा क्या क्या इसको परिवर्तित कर दिया गया, उसी राज्य का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। और ये एग्जाम्पल मैं बताता हूँ
आप देखोगे मनमोहन सिंह के केस में, मनमोहन सिंह कहां से आए थे? असम से आए थे। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एक और 3। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, 1 and 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19 का हो गया, बी इज राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 20 साल, आंसर बी। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी, याद रखिएगा उनका नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त चुनी गई थी राज्यसभा के लिए। कब? उनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। और जयललिता जयराम एआईडीएम के राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 की। जयललिता भी अपने टाइम की हीरोइन थी, वो भी एक अभिनेत्री थी। तो जयललिता नहीं, लोगों को लगा कि जयललिता नहीं, नरगिस दत्त है। और दूसरा जो देविका चौधरानी जो है, देविका रानी चौधरी, वो 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनको मिला था। और दूसरा राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में, राज्यसभा के नामांकित सदस्य में कब से कब थी? बैजंती माला। बैजंती माला को आप देखोगे 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी बात सही नहीं है भाई? तो देखो, राज्यसभा का घोषित करना और ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है? नहीं, ये बात तो नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ रहा ना, नॉट ट्रू। देखो इसमें से डी इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। क्लियर? इसीलिए क्या होगा, कथन डी इज सही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि भाई संसद बनाती है ना कि केवल राज्यसभा बनाती है। और हमने क्या बोला था कि संसद में तो तीनों शामिल है, इसने क्या कहा, केवल राज्यसभा बना सकती है। इसलिए डी इज रॉन्ग। डी हो गया हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रहित में भारत की संसद राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्तियां प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प कहां पारित होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में कहां पारित होगा? बिल्कुल राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? वो है भैया आर्टिकल 249, यानी डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 का पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा,
राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। यानी कि इनमें से 2015 का आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें से कौन से सही है? ठीक है, कौन से सही है? देखो, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और लोकसभा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है। इसे राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही एक बात और याद रखिएगा, राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी राज्यसभा का धन विधेयक के संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला स्टेटमेंट देख लीजिए। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के क्लाउज 2 के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है, लोकसभा को ही होता है। और अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियां विवरण के होता है। ठीक है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। क्लियर है? इस तरह से आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन टोटल कितने किए? 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है ये। देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? कथन कहता है कि किसी धन विधेयक को के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है। तत्पश्चात उन्हें विधेयक के रूप में अंगीकृत किया जाना होता है। दूसरा उसका रीजन बता रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन से आंसर सही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक शब्द है अनिवार्य स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना? तो स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है, लेकिन आर आपका स्टेटमेंट सही है। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27 में, ये सिंपल सा क्वेश्चन है 27 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? बिल्कुल धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? क्वेश्चन 2013 में पूछा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? एक बात बताइए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अनुसार को स्वीकार करना है तो करे, नहीं तो अस्वीकार करेगी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज द राइट आंसर। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से पावर हैं जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। ये क्वेश्चन है यूपीपीसी स्पेशल मेंस 2004 का। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट क्या? पहला, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। और तीसरा, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। और चौथा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। यानी क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखोगे कि 1, 2 और 3 बात तो सही है। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि धन विधेयक प्रस्तुतिकरण एवं उसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 109 है। और
मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 है, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जो अनुच्छेद 312 कहता है वो किससे संबंधित है, राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आईएएस प्री 2014-12 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है भाई, मिलता है संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक या अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु शक्ति बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यह दिया जाता है भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा है, आर्टिकल 115। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, राज्यसभा को कौन सा अधिकार है, बिल्कुल एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना, यानी सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, और आंसर क्या होगा, ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, दोनों का इक्वल की बात कर रहा है, समान की बात कर रहा है। आप देखेंगे संविधान संशोधन के विषय में दोनों की शक्तियां समान है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, अगर यदि सरकार, ठीक है, यानी जो पक्ष है वो यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, आईएएस प्री 2001 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, किसकी बात कर रहा है, चौथी अनुसूची। हमने डिस्कशन स्टार्टिंग वाले वीडियो स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमने जो इसके रिवीजन वाला जो मॉड्यूल था उसमें हमने देखा था, किसकी बात करता है, राज्यसभा में स्थानों की बात करता है, स्थानों के आवंटन की बात करता है, यानी आंसर इज डी इज अ राइट आंसर। ध्यान रखिएगा चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा में राज्यों के अलग अलग स्थानों के आवंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य निगमों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, निम्नलिखित राज्य निगमों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स वाले डाउट है, क्यों, क्योंकि देखिए प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ठीक है, वर्तमान की स्थिति जब प्रश्न पूछा गया उस समय का कंडीशन कुछ और था, वर्तमान स्थिति में क्या है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के 11 सीटें और तेलंगाना की 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु का 18 सीटें हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 सीटें हैं। अब वर्तमान राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों की बात कर लो, संघ राज्य क्षेत्रों की बात करो, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के 11 सीटें हैं, उड़ीसा और राजस्थान के 10 सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा की 5 सीटें हैं, पंजाब, असम, तेलंगाना की 7 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एनसीटी, दिल्ली 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी के एक एक सीट है। इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क में रखिएगा। क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों का आवंटित स्थान का योग के बराबर है? इसका भी आंसर स्टार मार्क होगा। ठीक है, क्यों स्टार मार्क होगा? क्योंकि यहाँ पे आप ऐड करोगे ना तो देखोगे कि बराबर बहुत सारे राज्यों से हो जाता है। क्लियर है? इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में देखिए 11 है, पहले 18 था। मध्य प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, गुजरात में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, पहले 34 था, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल मध्य प्रदेश का सुमेलित नहीं है, इज अ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो मध्य प्रदेश का कितना है, 11 है, पूर्व में 16 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको भी मैच कराइएगा, इसमें भी बदल रहा है क्योंकि देखो अभी वर्तमान समय के अनुसार देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा, इस स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देख लीजिए, राज्यसभा में और राज्यसभा में, राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, इसका आंसर ए इज अ राइट आंसर। राजस्थान 10 सीटें, गुजरात को 11 सीटें, कर्नाटक को 12 सीटें, पंजाब को 7 सीटें। ठीक, 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में फिर उसी तरह से आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में देख लीजिए कौन सा आंसर है। अभी हमने देखा था गुजरात, गुजरात 2, गुजरात है ना, गुजरात का 11 सीट, देखिए ए का 2, 11 सीट, ए का 2, 11, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, 42। अब आगे हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, और वो है आंध्र प्रदेश। ठीक, कितने रह गई है? 11 रह गई। 7 कहाँ चला गया? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसमें है, वो है हिमाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। संघीय क्षेत्रों का संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कहां पर प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत और सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार होता है। सिर्फ केवल और केवल दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल 89 क्लाउज 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपसभापति है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 89 क्लाउज 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों से चुना जाता है। इससे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 47, 47वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष किसको बनाते हो? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? उपराष्ट्रपति एज ए पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 48 का राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा का पदेन सभापति, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आंसर आपका हो जाएगा।
राज्यसभा का प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? किस, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य, एक गैर सदस्य होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल राज्यसभा। ठीक है। 51, 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ठीक है, तो भाई सेम क्वेश्चन ही है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपको? कहता है 52 में कि राज्यसभा के चेयरमैन है, कौन है भारत राज्यसभा के चेयरमैन? तो राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर, राज्यसभा के वर्तमान सभापति, ये स्टार मार्क है, क्यों? क्योंकि अभी आपके कौन है? धनखड़ साहब, क्लियर है? ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1952 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ठीक है, वो है मंत्री, जो राज्यसभा का सदस्य, जो मंत्री बनेगा, सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने टोटल जो क्वेश्चंस थे, 55 क्वेश्चंस थे राज्यसभा संबंधित, वो हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियोस में आपको मिलेगा संसद का तीसरा पार्ट, यानी कि कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया कैसे बाकी सब होती हैं, विधायी प्रक्रिया कैसे बनती है, कार्य का संचालन कैसे होता है संसद का। अभी आप देखे होंगे कि कैसे संसद में हू हल्ला हो रखा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से बगावत पे तुले हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।